आज जो बच्चों हम लोग बात करेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे ना। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आयोनेशन पोटेंशियल हो गया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया था। आज बेटा बारी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। अच्छा, कुछ भाईजान लोग इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं, और इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को सिंबल देते हैं बेटा, ऐसे लिखते हैं AE, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सिंबल होता है डेल्टा H, EG लिखते हैं। EG का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन, और डेल्टा H जानते हो एंथैल्पी होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है, हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हम आपको ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बेसिक डिफरेंस क्या है। हम ये भी बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलना ज्यादा उचित है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलना ज्यादा अच्छा है। सबके बारे में डिस्कशन होगा। इन दोनों में क्या क्या कंपैरिजन है, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, इनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहली बात तो इन जनरल लोग दोनों को एक ही बोलते हैं, लेकिन बोलना चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही बोलना उचित है। सुनो जरा क्यों। मान लो बेटा आपके पास ये कोई एक न्यूट्रल गैसियस एटम है। कैसा है? न्यूट्रल गैसियस एटम है बेटा ये। और आप इस न्यूट्रल गैसियस एटम X है, ये न्यूट्रल गैसियस एटम है। आपने बेटा इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा और इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और ये बन गया X माइनस, ये बन गया X माइनस। इसे क्या बोल सकते हैं? मोनोवेलेंट। क्या बोल सकते हैं इसे? मोनोवेलेंट एनायन। इसे हम कह सकते हैं मोनोवेलेंट एनायन, ठीक है ना। और इसमें जो एनर्जी बेटा रिलीज होगी, तो जब एनर्जी किसी रिएक्शन में रिलीज होती है तो प्रोडक्ट जो बनता है उसके आगे प्लस साइन से दिखा देते हैं ऐसे। ये जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ध्यान दो, किसी भी न्यूट्रल गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जो भी एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज हो रही प्लस लिखा है, जो भी एनर्जी रिलीज होती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी को बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। एनर्जी रिलीज हुई है, क्योंकि बेटा ये पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ा है तो इसे बोलेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, यहां साइन प्लस है तो इसी पॉजिटिव साइन को लोगों ने लेकर के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बना दिया। तो अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं AE1, मतलब पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसकी वैल्यू लिखेंगे प्लस जो भी यहां पे होगी। मान लिया हमने लिखा है प्लस X किलो कैलोरी, जो लिखा मान लो हमने यहां लिख दिया प्लस X किलो जूल। तो यहां पर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या लिख देंगे? प्लस X किलो जूल। लेकिन बेटा जब आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक्स का नियम क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का बेटा नियम क्या है कि जब भी कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, अरे यार ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जब भी कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है तो उसका डेल्टा H का साइन तो आपको पता ही होना चाहिए बेटा। कैसा होता है? माइनस। तो इसको हम लिखेंगे माइनस X किलो जूल। अब पहला डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए वही साइन इस्तेमाल करेंगे जो रिएक्शन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉन जब गेन एंथैल्पी लेंगे तो एंथैल्पी में साइन वही इस्तेमाल करते हैं जो थर्मोडायनेमिक्स वाला होता है। ये बेटा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और अगर बेटा ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो जाहिर सी बात है इसके लिए तो एंथैल्पी चेंज डेल्टा H क्या आता है? नेगेटिव आता है। एंडोथर्मिक के लिए एंथैल्पी चेंज क्या आता है? पॉजिटिव आता है। शायद आपको पता होना चाहिए, हाई स्कूल से पढ़ाया जा रहा है, क्लास 11 से तो पढ़ ही रहे हो कम से कम। इसका मतलब जो लोग 11th में आए वो अब सीख लें कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H माइनस में, वो सब आगे एक्सप्लेन करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। तो न्यूट्रल गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन आपने जोड़ा, मोनोवेलेंट नेगेटिव आयन बन गया, मोनोवेलेंट एनायन बन गया। इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
या उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब तुम अपने आप बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलना ज्यादा सुटेबल है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलना ज्यादा अच्छा है? तुम्हारे हिसाब से थर्मोडायनेमिक्स मेन है कि ये पॉजिटिव साइन मेन है? अरे यार, थर्मोडायनेमिक्स मेन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वर्ड बोलना बहुत सुटेबल है। और इसका एक दूसरा रीजन भी है, एक्चुअली हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है ना, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे निकालते हैं। अब मान लिया किसी आपने और टेम्परेचर पे निकाला, आपने किसी और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये निकाला, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, एनर्जी उससे रिलीज हुई, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं बोलते, फिर उसे हीट कैपेसिटीज कहेंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलना ऐसे ही वो सुटेबल नहीं है, लेकिन रफ लैंग्वेज में हम लोग बोल लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सिंबल है, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सिंबल है। एनसीईआरटी हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे ही बात करता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलना ही वास्तव में गलत है। ऐसे रफ लैंग्वेज में बोलना चाहो तो बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो खैर, आपने ये पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो एनर्जी बेटा रिलीज हो गई, और जो एनर्जी रिलीज हुई उसी को हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल दिया। बात समझ में आ गई? पूछेगा एनर्जी क्यों रिलीज हुई? किसी भी न्यूट्रल गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर एनर्जी क्यों बेटा रिलीज हुई है, उसका बेटा रीजन है। जब आप किसी न्यूट्रल गैसियस एटम में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे ना, तो यहां अट्रैक्शन होता है। पहली बार में यहां पर क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। लेकिन पता चला ये तुमने X माइनस बना लिया, और इसमें आपने बेटा फिर से एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा। अब जो इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो यहां बनेगा X माइनस माइनस, और इस बार एनर्जी बेटा यहां पर एब्जॉर्ब होगी। मान लिया हमने कहा Y किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। अब मुझे बताओ, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो ना, तो जाहिर सी बात, जब आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ चुके हो तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद चार्ज क्या आ गया, माइनस। अब जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन जोड़ने जाओगे तो इन दोनों के बीच में बेटा क्या होगा, रिपल्सन। अबे नेगेटिव आयन और इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा सेम चार्ज की वजह से। रिपल्सन होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस X माइनस में जुड़ना नहीं चाह रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस X माइनस में जुड़ना नहीं चाह रहा है, और तुम जबरदस्ती जोड़ना चाह रहे हो। तो जब जबरदस्ती करोगे तो एनर्जी तो बाहर से आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। इसीलिए प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन तुम जोड़ोगे, पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद जितने भी तुम इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, सब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो अट्रैक्शन होता है, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन से एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। अट्रैक्शन से हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए तुम्हें हम क्लास में समझाते हैं कि किसी भी प्रकार के अट्रैक्शन के चक्कर में मत पड़ो, वरना एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो पढ़ोगे क्या, तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा फिर? इसलिए रिपल्सन में रहो तो ज्यादा अच्छा रहे। अच्छा, रिपल्सन में भी चलो ना रहो, तो अट्रैक्शन में भी तो कम से कम ना रहो। अट्रैक्शन से एनर्जी हमेशा रिलीज होती है भाई, बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड क्यों बनता है? दो एटम के बीच अट्रैक्शन होता है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन आप जोड़ चुके हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन जोड़ने की कोशिश करोगे, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद बाकी जो कॉन्जिक्यूटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज होती हैं सब एंडोथर्मिक होती हैं, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो, चाहे चौथी हो। और हर बार आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ना और मुश्किल होता जाएगा। आपने बेटा जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड। और यहां पे साइन क्या दिख रहा है, माइनस, तो माइनस ही लिख देंगे। यहां पे जो साइन दिख रहा है बेटा वही लिख देंगे, Y किलो जूल लिख देंगे। लेकिन जब बेटा हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेंगे सेकेंड वाली, तो ये साइन माइनस नहीं होगा। मुझे बताओ, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एंथैल्पी का साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहां लिखेंगे प्लस Y किलो जूल। अब आपके पर मोल में होता है। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साइन जस्ट अपोजिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के जो साइन होते हैं वो अपोजिट होते हैं। वो प्लस में है तो वो माइनस में है, वो माइनस में है तो वो प्लस में है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम यही वाला साइन लगा देते हैं जो रिएक्शन में आप लगाते हो, एनर्जी वाला साइन। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से जो एंथैल्पी वाला साइन आता है वही
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला साइन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेन माना जाता है, ठीक है। खैर अब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो उसे थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और ज्यादा एनर्जी दोगे, चौथा जोड़ोगे तो और ज्यादा एनर्जी दोगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों एक्सोथर्मिक था? ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल गैसियस एटम एंड इलेक्ट्रॉन। मान लो आप बहुत दिन से अकेले रह रहे हो, मान लिया बहुत दिन से अकेले रह रहे हो, मान लिया आप हॉस्टल में पढ़ रहे हो, अकेले रह रहे हो, अकेले रहते हो, तो आदमी अकेले रहते रहते कई बार ऊब जाता है ना। अब तुम्हें पता चला कि तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे गांव से आने वाला है, तो उसके लिए आप अट्रैक्शन फील करोगे, क्योंकि बहुत दिन से बोर हो रहे थे ना, उसके लिए अट्रैक्शन फील करोगे। लेकिन जब 2-4-6 दिन बीत जाएंगे तो फिर अब फिर लगेगा अब ये जाए यार तो हमारे लिए मुसीबत बन गया है ना। और पता चला कि उसी बीच फिर तुम्हारे पास फोन आया कि गांव से एक दूसरा दोस्त भी तुम्हारे पास आ रहा है, तो तुम पहले वाले से ही परेशान हो चुके हो। पहले नहीं परेशान होगे, 4-6 दिन बाद परेशान होना स्टार्ट हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्टिंग में बढ़िया लगा था, अट्रैक्शन फील किया था तुमने, पता चला कि एक ने और ने कहा कि हम भी आ रहे हैं, मौसी के लड़के ने कहा भैया हम भी आ रहे हैं, आपके साथ रहेंगे। अब तुम्हें उलझन हो जाएगी। अब तुम उसके लिए क्या फील करोगे? रिपल्सन। हो सकता है डायरेक्ट ना मना कर पाओ तो इनडायरेक्ट मना करो, मम्मी से बोलो भैया उनको मना कर दो ना है, हमारी पढ़ाई वो डिस्टर्ब हो रही है, पहले से ही कहा गया है, उसको खुद भगाने वाले हैं हम। तो बाद में रिपल्सन फील होना स्टार्ट हो जाता है। और रिपल्सन, ये मजाक के लिए बता रहा हूं, रिपल्सन होने से एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब हो जाती है। और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो डेल्टा एच का साइन तो प्लस होना ही होना होता है। आप ये समझिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड भी और ज्यादा एंडोथर्मिक हो जाएगी वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन समझ गया। तुम कहोगे सर आपने डेफिनेशन नहीं लिखाया। इट इज द एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा रहे हैं, इट इज द एनर्जी released when an electron is added to a neutral gaseous atom। न्यूट्रल गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन बेटा जोड़ने पर जो एनर्जी निकलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। या आप थोड़ा अपने इनडायरेक्ट भी बना सकते हो, क्या कि न्यूट्रल गैसियस एटम को मोनोवैलेंट एनायन में चेंज करने में जो एनर्जी निकलती है उसे भी क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हमने और लिख दिया, ठीक है, द एनर्जी रिलीज्ड, मतलब इनडायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, द एनर्जी रिलीज्ड। हम रिलीज इसलिए बोलेंगे क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जब डेफिनेशन लेंगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे ना, इसलिए द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, समझ जाए क्या समझ रहे हो? फॉर्मेशन ऑफ मोनोवैलेंट एनायन, फॉर्मेशन ऑफ मोनोवैलेंट एनायन फ्रॉम अ न्यूट्रल गैसियस एटम, फ्रॉम अ न्यूट्रल गैसियस एटम। अगर आप किसी न्यूट्रल, तो कोई जरूरी नहीं कि आप किताबी भाषा पे जाओ, जो दिख रहा हो मन में रख लो। एक न्यूट्रल गैसियस एटम से मोनोवैलेंट एनायन बनाने में जो एनर्जी निकलती है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। या एक न्यूट्रल गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पे जो एनर्जी निकलती है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फर्स्ट टाइम में अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, सेकेंड टाइम में रिपल्सन होगा, थर्ड टाइम में रिपल्सन होगा, फोर्थ टाइम में रिपल्सन होगा, रिपल्सन बढ़ते ही जाएगा फिर तो बाकी सारे प्रोसेस एंडोथर्मिक होंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को छोड़कर। आपको ये भी समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साइन अपोजिट होते हैं। ये भी समझ में आया कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मुझे लगता है आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की फिलहाल अभी आप डेफिनेशन समझ गए, ठीक है ना? आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बेटा डेफिनेशन समझ गए। अब आपको एक हम फैक्ट बताते हैं, फैक्ट का मतलब जो कभी फेल ना हो। एक आपको यूनिवर्सल ट्रूथ बताते हैं। फर्स्ट टाइम में जब आप इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो तो एनर्जी निकलती है, एक्सेप्शंस होते हैं, बात बताएंगे। जब आप पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो तो बेटा एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तीसरा जोड़ोगे तो और एब्जॉर्ब होगी। ये फैक्ट है, फर्स्ट टाइम में जितनी एनर्जी निकलती है उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है सेकेंड टाइम में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये।
क्या बताने जा रहा हूं? मान लो हमने कहा आपके पास बेटा ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम का एग्जाम्पल बुक्स में दिया होता है, इसलिए मैं ले ले रहा हूं क्योंकि वैल्यू आपको मिल जाएगी। हालांकि वैल्यू याद नहीं करनी होती, हम खाली एग्जाम्पल देने के लिए वैल्यू लिख देते हैं। आपके पास ये न्यूट्रल गैसियस ऑक्सीजन एटम है, इसमें आपने बेटा एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा और एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद बन गया ये O माइनस, और यहां पे बेटा जो एनर्जी रिलीज होती है, अब हम डेल्टा एच ईजी लिखेंगे 1, ये बेटा होती है रिलीज होती है -141 किलो जूल पर मोल, पर मोल में होती है, ध्यान रखना। इतनी एनर्जी बेटा रिलीज हो जाती है। अब आपने क्या किया, इस O माइनस में अभी ये गैसेस फॉर्म भी है, एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया आपने, तो एक इलेक्ट्रॉन बेटा जब और जोड़ देंगे तो O माइनस माइनस बन जाएगा। इस बार तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी ना, तो एनर्जी जब एब्जॉर्ब होगी तो उसे डेल्टा एच Eg2 बोलेंगे, सेकंड लिख दिया ना, और एनर्जी एब्जॉर्ब होगी प्लस 780 किलो जूल। सुनो इसका मतलब क्या हुआ, मिली एनर्जी कम, पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर एनर्जी मिली है कम, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर एनर्जी खर्च हुई है उसकी लगभग 4-5 गुना। अब तुम सोच सकते हो, ये फैक्ट है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के कंपैरिजन में, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उससे कई गुना एनर्जी सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एब्जॉर्ब हो जाती है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, अगर आप टोटल जोड़े तो ओवरऑल चेंज अगर हम निकालें बेटा तो 780 से 141 घटा तो मेरे ख्याल से 639 आएगा, प्लस में आएगा किलो जूल। इसका मतलब जानते हो क्या हो, अगर हम फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को जोड़ दें, अगर हम फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को बेटा जोड़ दें तो पॉजिटिव वैल्यू आई। इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ O माइनस फ्रॉम O न्यूट्रल एटम इज एक्सोथर्मिक, बट फॉर्मेशन ऑफ O माइनस माइनस फ्रॉम न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम इज हाईली एंडोथर्मिक। सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ O माइनस माइनस फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस ऑक्सीजन एटम इज हाईली, ओवरऑल प्रोसेस क्या है, इज हाईली एंडोथर्मिक। कई बार इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा, ये हाईली एंडोथर्मिक है, क्यों समझ जाओ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए गए होंगे। भाई साहब इलेक्ट्रॉन एक जोड़े जाते हैं। जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो एनर्जी रिलीज हुई 141, नेगेटिव आयन बन गया। अब नेगेटिव आयन और इस इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन रहा होगा, ये O माइनस इस इलेक्ट्रॉन को जुड़ने को रेजिस्ट करता है। O माइनस रेजिस्ट, इसी भाषा में सवाल भी आता है इसलिए बता रहा हूं मैं, O माइनस रेजिस्ट एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड होने के लिए वो रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन। क्यों? ड्यू टू रिपल्सन। सेकेंड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू रिपल्सन। बेटा रिपल्सन की वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन O माइनस लेना ही नहीं चाहता है, तुम जबरदस्ती करोगे तो एनर्जी 780 किलो जूल सप्लाई करोगे। दोनों को जोड़ लिए, प्लस 60, ये तुम्हारा आ गया प्लस 600 समथिंग आ गया, 639 किलो जूल आ गया। इसका मतलब ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर एनर्जी जितनी मिलती, बार बार बोल रहा हूं मैं ताकि तुम्हें याद हो जाए, पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितनी एनर्जी मिलती है उसकी कई गुना एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में खर्च हो जाती है। और अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज को जोड़े बेटा तो टोटल वैल्यू पॉजिटिव आती है। इसका मतलब है कि ये बाईवैलेंट एनायन बनाना एंडोथर्मिक प्रोसेस है। फॉर्मेशन ऑफ बाईवैलेंट एनायन मतलब वैलेंसी 2 है ना इसकी, चार्ज 2 है। फॉर्मेशन ऑफ, एक्सेप्शन बाद में बता देंगे, फॉर्मेशन ऑफ बाईवैलेंट एनायन इज एंडोथर्मिक, हाईली एंडोथर्मिक होता है बल्कि। एंड फॉर्मेशन ऑफ मोनोवैलेंट एनायन इज एक्सोथर्मिक। किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, पता नहीं कैसे कैसे घुमा फिरा क्वेश्चन आते हैं। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आयोनेशन पोटेंशियल के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपको एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बहुत डिटेल में आइडिया होना चाहिए। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आइडिया होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि बार बार आती तो आइडिया ज्यादा हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को लेके बहुत लोग कई सारे पॉइंट को लेके कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे जुगाड़ से याद कर लेते हैं, तो जुगाड़ से तो ये जिंदगी चल जाती है, लेकिन जुगाड़ से सिलेक्शन नहीं होता है। ये सुन लो, जुगाड़ से सिलेक्शन नहीं होता। तुम्हारा कोई जुगाड़ लंबा चौड़ा हो तो अलग बात है, तो वहां जाके फेल हो जाओगे फिर। इसलिए कब तक जुगाड़ लगाते रहोगे। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में मैंने एक फैक्ट बताया, तो मैं एग्जांपल भी दिखा दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है कि O माइनस माइनस का फॉर्मेशन क्यों नहीं पॉसिबल है, मतलब क्यों डिफिकल्ट है। पॉसिबल तो होता ही, लेकिन क्यों डिफिकल्ट है। तो यही बता दोगे कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ठीक है ना, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ O माइनस इट विल रेजिस्ट द एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन। ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन के एडिशन को बेटा क्या करेगा, रेजिस्ट करता है। चलो खैर, ये बात हो गई। अब आगे बात करते हैं। अब बेटा सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कंपैरिजन करते हैं, डिफरेंस करते हैं। फिर हम फैक्टर वेक्टर लेंगे, फिर हम एग्जांपल लेंगे। डिफरेंसेस या डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो एक काम करते हैं भाई, एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं ऐसा। यहां बेटा लिख दिया मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और यहां बेटा लिख दिया मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अभी कुछ चीजें तो तुम्हें बता ही चुका हूं ना, इसका साइन और इसका साइन क्या होता है, अपोजिट होता है। इन दोनों के जो साइन होते हैं वो अपोजिट होते हैं। अगर ये माइनस में है तो ये प्लस में होगा, अगर ये प्लस में है तो अपने आप ये माइनस में हो जाएगा। दोनों के साइन क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे अभी हमने नॉर्मली आपको बताया था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो बेटा माइनस होती है, लेकिन जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो पॉजिटिव होती है। हमने बताया था सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो एंडोथर्मिक होती है, लेकिन यहाँ पे साइन जब हम लेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का तो बेटा इसे हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि इसमें वो साइन लेते हैं जो रिएक्शन में लगाया जाता है, ऐसा मतलब आम आदमी की भाषा में। और इसमें वो साइन लेते हैं जो किसका होता है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स वाला होता है। ये पहला डिफरेंस हो गया, समझ में आ गया। अब एक दूसरा डिफरेंस, हम आपको एक रिलेशनशिप दिखाते हैं। डेल्टा एच इजी इक्वल टू माइनस ए माइनस 5/2 RT। कई लोग इसी पे ध्यान नहीं देते हैं, है ना, रट्टेबाजी करते रहते हैं। सिलेक्शन चाहिए तो आपको पूरा, जितना कम से कम तुम्हारे लेवल की बात है, जो तुम्हारे स्टैंडर्ड की बात है, वो तो पढ़ना पड़ेगा ना यार। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बेटा ये रिलेशनशिप होता है, माइनस ए माइनस 5/2 RT होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कंपैरिजन में 5/2 RT टाइम्स ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इजी is 5/2 RT times greater than इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बेटा जो होती है वो 5/2 RT टाइम्स ज्यादा होती है, ठीक है ना। और आपको एक बात बता दें, जो 5/2 RT है ना, 5/2 RT है, अगर आप इससे 298 केल्विन पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ज्यादा नहीं आती है, अप्रोक्सीमेटली 2.44 या ऐसे कुछ आती है, 2.5 मान ले रहे हैं, ऐसे अप्रोक्सीमेटली ऐसी वैल्यू आती है। बुक्स में तो 2.446 ऐसे कुछ लिखा होता है, हमने 2.15 मान लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 5/2 RT की जो वैल्यू बेटा है वो बहुत ही छोटी होती है, मतलब RT समझ लो नेग्लिजिबल होता है। RT को आप ये नेग्लेक्ट करके चल सकते हो, खाली 5/2 RT हमने लिख दिया भाई,
2.5 यही तो एग्जैक्ट वैल्यू लिखेंगे, चलो लिख देते हैं 2.44 लिख देते हैं। अब आप जरा समझना, अब एक बात समझ लीजिए आप, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन तो अपोजिट है, तो ये प्लस है तो ये माइनस में है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इसके कंपेरिजन में 5/2 RT टाइम ज्यादा होगी, और ये इस वैल्यू को हम ना के बराबर मानते हैं, इस वैल्यू को हम लोग ना के बराबर मानते हैं। इट इज नेग्लिजिबल वैल्यू, इट इज नेग्लिजिबल वैल्यू। बताते हैं क्यों भी, ये ना के बराबर है। अगर हम इसे नेग्लिजिबल मान रहे हैं तो बेटा डेल्टा एच ई जी लगभग किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की और इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज की वैल्यू को ऑलमोस्ट सेम मान के चलते हैं, क्योंकि 2.44 का डिफरेंस होता है। मान लिया आपने मुझसे 350 रुपए उधार लिए, कितने, आपने मुझसे 350 रुपए उधार लिए, या मैंने आपसे 350 रुपए उधार लिए और मैंने आपको 348 रुपए वापस कर दिए। तो ऐसा थोड़ी कि तुम 2 रुपए के लिए हमारा मर्डर कर दोगे, इसे 2 रुपए और वापस करिए। 2-2.5 रुपए नहीं वापस करेंगे तब भी चलेगा। कई बार दुकानदार भी 2-2.5 रुपए ऐसे छोड़ देते हैं अगर आपके पास चेंज नहीं है। अब 102 रुपए का सामान है, आपके पास 100 रुपए है, तो दुकानदार कहता है ठीक है छोड़िए बस, अब कभी दोबारा आइएगा तो हिसाब किताब हो जाएगा, या ऐसे ही वो लोग डिस्काउंट दे देते हैं। तो अगर 350 रुपए तुमसे मैंने लिया, 350 लिया और तुम्हें 348 वापस कर दिया, तो 2 रुपए के पीछे कोई इतनी आफत थोड़ी आती है ना। 348 और 350 में कोई विशेष अंतर थोड़ी है, बात समझना जरा। जैसे मान लिया आपसे मैंने कहा ये क्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हमने 350 क्यों बोला इसलिए बता रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -349 होती है। तो बेटा जो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी इससे केवल 2.4 कम होगी, तो ज्यादा अंतर थोड़ी आएगा, चाहे 349 बोलो चाहे 347 बोलो, कोई फर्क ज्यादा है नहीं। इसलिए आप ये मान के चलिए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज की वैल्यू बेटा ऑलमोस्ट सेम होती है। लेकिन अगर अंदर की बात करें, अंदर की बात का मतलब असली पॉइंट पे आओ, तो आपको ये बताना पड़ सकता है कि 5/2 RT टाइम्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 5/2 RT टाइम्स कम होती है। किससे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। ये दोनों में डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। पहला तो साइन का डिफरेंस हुआ, और दूसरा डिफरेंस ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में 5/2 RT का डिफरेंस आता है, और वो ना के बराबर होता है, इसलिए हम लोग दोनों को लगभग बराबर वैल्यू मान के चलते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकली हम लोग दोनों को बराबर मान के चलते हैं सवाल लगाते समय, या ऐसे ही। ठीक है, तो ये आपको मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डिफरेंस बताया। अब मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो डिटेल में तो बेटा पढ़ना ही पड़ता है। कुछ लोग सोचते हैं मुझे 10 मिनट के अंदर जो है पूरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कोई पढ़ाते, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, जब रिवाइज कराना होगा तो भले 10-15 मिनट में करा सकते हैं, बहुत तेजी से बोल के करा सकते हैं, पढ़ाते समय कैसे कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ सकते हैं बेटा। तो ये तो बेटा हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डिफरेंस हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा एच ई जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इफेक्ट करने वाले बेटा फैक्टर कौन कौन से हैं। तो इसमें ज्यादा फैक्टर नहीं होते हैं वैसे। पहले बेटा फैक्टर होता है एटॉमिक साइज, और मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर एटॉमिक साइज निकालना आप सीख गए तो समझ लो केमिस्ट्री में काफी कुछ आ जाता है। और ये एटॉमिक साइज जो होता है वो बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओ, अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओ तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, और एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा क्या होगी, इंक्रीज होगी। एक्सेप्शन के बारे में बात कर लेंगे। अगर आप डाउन द ग्रुप आओ, नीचे टॉप टू बॉटम आओ, T2B टॉप टू बॉटम आओगे तो बेटा एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, नॉर्मल ट्रेंड जो है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भाई साहब क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब ये नॉर्मल ट्रेंड है, ठीक है ना। कुछ गड़बड़ी तो हो ही जाती है, दिखाएंगे बाद में कहां कहां गड़बड़ी हो जाती है। तो नॉर्मल ट्रेंड यही हुआ कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी भी बढ़ता था नॉर्मली, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती थी, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ रही है।
टॉप टू बॉटम आने पर आईपी भी घटता था, आइसोलेशन पोटेंशियल। टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटती थी, और टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी घटती। तीनों चीजें बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है और टॉप टू बॉटम आने पर घटती है। ठीक है। दूसरा बेटा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। ये न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर केवल पीरियड में ही काम करता है, और ये न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होते हैं, और ये जो न्यूक्लियर चार्ज है ये बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन ये केवल पीरियड्स में देखा जाता है। न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एक एक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। कार्बन में +6 से चार्ज है तो नाइट्रोजन में +7 हो गया, ऑक्सीजन में +8 हो गया। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, पीरियड में अप्लाई होता है। ठीक है ना। इसके अलावा बेटा कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड करता है। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया। कभी कभी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। अब तुम कहोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कैसे डिपेंड करता है? मान लो किसी का इलेक्ट्रॉनिक, मान लो आपका पेट पूरा भरा हुआ है, खाना खा के गए, किसी मेहमान के यहाँ कुछ ऐसी इमरजेंसी पड़ गई, तुम रात को खाना खाए 9-10 बजे, और खाना पूरा खूब पेट भरा हुआ तुम्हारा, जितना खाना था अच्छा वाला खाना खा के गए हो जो तुम्हें पसंद था, खूब खाया। मतलब हिंदुस्तान का आदमी उसके पसंद का खाना होता है, थोड़ा ज्यादा खाता है, और तुमको किसी रिलेटिव के यहाँ जाना पड़ा, उसने कहा भाई साहब आइए आप थोड़ा खाना खा लिए, हम लोग खा रहे हैं। तुम कहोगे नहीं भाई साहब हमारा पेट बहुत भरा हुआ, हम नहीं खाएंगे, क्योंकि पहले से स्टेबल हो ना। जबरदस्ती करेगा तो हो सकता है तुम उसका विरोध भी कर दो, नहीं हम नहीं खा पाएंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना। चाहे तुम्हारी कितनी पसंद की चीज बनी हो सकता है आप ना खाओ। तो वैसे बेटा कुछ एलिमेंट भी होते हैं, अगर किसी एलिमेंट का पेट पहले से भरा हुआ है, पेट भरा होने का मतलब उसका इस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो यार वो क्यों इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? तुम नॉनवेज नहीं खाते हो तो तुम्हें कोई जबरदस्ती थोड़ी नॉनवेज खिला सकता है। तुम दारू नहीं पीते हो तो तुम्हें कोई जबरदस्ती थोड़ी दारू खिला सकता है। ठीक है, तुम उसका विरोध करोगे अगर वास्तव में नहीं पीते हो तो। अब थोड़ा अंदर से इच्छा है तो अलग बात हो गई, लाओ जरा एक बार ट्राई करके देख लें। जो आप नहीं चाहते हो वो कोई करा नहीं सकता आपसे। आपसे कोई आज तक पढ़ाई करवा पाया? मजाक की बात है। तुमसे रोज तो कह जाता बेटा पढ़ लो, तुम कहते हो नहीं पढ़ेंगे तो तुम क्या कर लोगे? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जो एलिमेंट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लेना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, और तुम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन जोड़ने की कोशिश उसमें करोगे तो फिर एनर्जी एब्जॉर्ब रिलीज करने के बजाय एब्जॉर्ब कर लेंगे फिर वो। इसका मतलब है एलिमेंट्स विद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट्स विद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, हैव एबनॉर्मल, बताएंगे क्या होती है, एबनॉर्मल वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हालांकि हमेशा नहीं होती लेकिन अक्सर होती है। इसका मतलब कभी कभार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो आपको याद होना चाहिए। अभी आपको याद करा देंगे 5-10 मिनट को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे इफेक्ट करता है। पता चला कि किसी मान ली हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है। अब ये तो यार इलेक्ट्रॉन ना लेते ना देते हैं। अब तुम जबरदस्ती इसमें इलेक्ट्रॉन डालोगे नियॉन में, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा स्टेबल, तो क्या लेना चाहेगा ना? कहेगा हमको नहीं चाहिए। वो कहेगा हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं। तुम जबरदस्ती करोगे, पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, वो पहला इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन शो नहीं करेगा। तुम पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, कहेगा हमको नहीं चाहिए, हम पहले से स्टेबल है। ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ जाएगी। तो जो पहले इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी एक्सोथर्मिक होती थी उसके बजाय वो एंडोथर्मिक बन जाएगी। याद रखना। तो ये 3 फैक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को बेटा इफेक्ट करते हैं। फैक्टर पे तो सवाल ज्यादा नहीं आता है, सवाल आएगा तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकालने के ऊपर आएगा, है ना। 3-4 एलिमेंट देगा, कहेगा इनको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर में लगाओ, ठीक है ना। 3-4 एलिमेंट देगा, कहेगा इनको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। 4 एलिमेंट देने के बाद कहेगा किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम है, किसकी मिनिमम। इस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस आ सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, थोड़ा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए कुछ एलिमेंट बिठा देता हूं। ये मान लिया हमने पहला ग्रुप लिया लिथियम
सोडियम, पोटेशियम। अब सबकी याद करने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं याद करता है ना। फ्रेंसियम, ये सेकेंड ग्रुप आपने लिया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है ना, ठीक। कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम। ये बेटा यहाँ पे आपने 30, हमेशा और पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं क्योंकि डी ब्लॉक की पढ़ाएंगे तो डी ब्लॉक की बात कर लेंगे। हालांकि हम एनोसन पोटेंशियल में डी ब्लॉक कभी तो समझा चुके हैं, है ना। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये आपने बेटा 14 ग्रुप लिया, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, समझ रहे हो ना। ये आपने 15 ग्रुप लिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये बेटा आपने 16 ग्रुप ले लिया, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। ये आपने 17 ग्रुप ले लिया बेटा, यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। और ये बेटा आपने यहां पे 18 ग्रुप ले लिया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। ये हमने एस और पी ब्लॉक के बेटा 8 ग्रुप ले लिए, ठीक है ना। अब आपको पहले हम एक्सेप्शंस बता दें, पहले हम आपको कुछ एक्सेप्शंस बता दें। सुनो जरा, इनमें जितने एलिमेंट मैंने लिखे उनके बारे में बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन आर पॉजिटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव हो जाएगी, साइन उल्टा होता है ना। इन इतने एलिमेंट की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा जो होती है वो पॉजिटिव होती है। अच्छा, कुछ लोग जीरो कहते हैं, तो जीरो बोलना गलत है। अब तुमने बोला हीलियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा। अगर हमने जबरदस्ती जोड़ दिया तो एनर्जी इसका मतलब एब्जॉर्ब हुई होगी, तो इसलिए पॉजिटिव बोलना ज्यादा उचित होता है। हम एनसीईआरटी की वैल्यू लिख रहे हैं बेटा, अब बुक में जाके चेक कर लेना, हो सकता है घर पे बैठो किताब खोल के देख लेना अभी बीच में। तो हीलियम की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा होती है +48, इसकी होती है +116, इसकी होती है +96, इसकी होती है +96, इसकी होती है धीमे धीमे कम होती जाती है, इसकी करीब +77, इसकी करीब +68 होती है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ने की बात हो रही है, सेकंड तो ऐसे ही प्लस होती है। ये बेटा बेरिलियम है, इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी +66 किलो जूल, इसकी +67 किलो जूल, बाकी सबकी नेगेटिव होती है। ये मत सुनना कि सबकी प्लस होगी, क्योंकि इनका साइज भी छोटा होता है और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी होता है, इसलिए +66, +67। और नाइट्रोजन की बेटा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहली वाली है वो +31 होती है, बाकी सबकी नेगेटिव होती है। पहला पॉइंट क्या याद हुआ तुम्हें? नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम और इनर्ट गैस। बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और इनर्ट गैसेस, इन सबकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज बेटा क्या है? पॉजिटिव है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, क्योंकि इनका देखो इनर्ट गैसेस में तो समझ में आता ही है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा है? स्टेबल है। और जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जोड़ना मुश्किल काम है, अगर जोड़ोगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। नाइट्रोजन में क्या है बेटा? नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन की या बेरिलियम या मैग्नीशियम की बात करें, अब तुम कहोगे मैग्नीशियम का प्लस है तो कैल्शियम का भी होना चाहिए, नाइट्रोजन का प्लस में है तो फास्फोरस का प्लस होना चाहिए। ऐसा नहीं, कोई एक फैक्टर थोड़ी होता है, बताते हैं अभी। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है बेटा? 1s2 2s2 2p3 होता कि नहीं होता है? देखो एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, स्टेबल है। इसका क्या होता है? 1s2 2s2 फुल फील्ड है। मैग्नीशियम के लास्ट में भी 3s2 आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 है, इसका भी क्या है? स्टेबल है। तो इन तीनों एलिमेंट का बेटा जो एटॉमिक साइज है ये भी छोटा है, एटॉमिक साइज भी छोटा है, और साथ साथ क्या है? इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी है। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होने की वजह से इनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना थोड़ा मुश्किल काम है। इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ोगे तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इसलिए प्लस वैल्यू है। वैल्यू तो याद रखो, कम से कम वैल्यू नहीं याद रखो तो कम से कम पॉजिटिव याद कर लो, इतना इतना प्लस होता है।
ये सब मैंने एनसीईआरटी की बुक से उठा के लिख दिया है, अब वैसे किसी बुक में यही लिखा होगा, ऐसा नहीं है। अब एक आध पॉइंट का कहीं अंतर हो तो उसके पीछे पगला मत जाना, आप समझ रहा। अगर बेटा हम लेफ्ट टू राइट जाए, हटाते हैं इसको, एक्सेप्शन में पहला पॉइंट हो गया, अभी और भी पॉइंट लेंगे हम एक्सेप्शंस में, अभी हम दूसरा तीसरे पॉइंट में सब लेंगे। चलो इसको हटा देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस तो बने लिखने का, ये भी हटा देते हैं, खाली एक एक ग्रुप की बात करते हैं, एक एक पीरियड की बात करते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दो, मान लो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आया, ये कौन सा पीरियड है, अबे सेकंड पीरियड है यार, फर्स्ट पीरियड में तो हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं ना, ये सेकंड पीरियड है। मान लो एग्जाम में आपसे कहा कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, मतलब जिसमें एनर्जी ज्यादा निकलती है, याद रखना। अब यही तुम्हारा तो दिमाग में कंफ्यूजन आएगा। तो एक बात है, जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलेंगे, जब बेटा हम इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर जब बोलेंगे तो आप क्या जानते हो क्या करोगे, एंडोथर्मिक से एक्सोथर्मिक की तरफ बढ़ना, ध्यान रखना, एंडोथर्मिक से एक्सोथर्मिक की तरफ बढ़ता है, क्योंकि आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी रिलीज होती है, याद रखना। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी रिलीज होती है, तो आपको एंडोथर्मिक से एक्सोथर्मिक की तरफ बढ़ना होता है। अगर उसने पूछा कि सेकेंड ग्रुप का ऐसा कौन सा सेकेंड पीरियड का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट होती है, तो क्या बताओगे, बताओ। क्या ये तुम ये नियम बता दोगे, फ्लोरीन बताओगे। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, लगभग 3, सबकी याद करने की जरूरत नहीं है, 328 होती है, किलो जूल में होती है बेटा पर मोल में। उसके बाद बेटा क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, उसके बाद ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन के लगभग -141 होती है, तुमको बता चुका हूं मैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हो रही, फिर नाइट्रोजन नहीं आएगा, फिर कार्बन आएगा, फिर बेटा ये बोरान आएगा, फिर ये लिथियम आएगा। अब उसके बाद ध्यान दो, अब उसके बाद क्या आएगा, ये नाइट्रोजन आएगा, फिर बेटा ये भाई प्लस में है ना, फिर क्या होगा, ये बेरिलियम आएगा, और फिर क्या आएगा, ये नियॉन आएगा। ये इसका सही जवाब है, ये लाखों रुपए का सवाल बनके तैयार। जब किसी अच्छे एग्जाम में आएगा या जब पेपर कभी अच्छा फॉर्म होके आएगा, दिमाग से बनाया जाएगा, तो ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा। वरना कई बार ऑप्शन के हिसाब से भी कर लिया जाता है, कई बार जब चारों ऑप्शन में से कोई समझ नहीं आता, जो बेस्ट ऑप्शन होता है वही आंसर बच्चा लगा देता है, वो तुम भी करोगे क्या। लेकिन सही जवाब बेटा ये मालूम है क्यों, इसमें एनर्जी इतनी मिली, हाईएस्ट मिली, इसमें उससे कम मिली, इसमें और कम मिलेगी, तुमको वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं, इसमें और कम मिलेगी, इसमें कुछ और कम मिलेगी, इसमें मिलेगी नहीं, देनी पड़ेगी। इसमें आपको 31 देनी पड़ी, इसमें आपको +66 देनी पड़ी, अब इसमें आपको जो है +116 देनी पड़ी। तो एंडोथर्मिक से कहां बढ़ रहे हो, एक्सोथर्मिक की तरफ बढ़ रहे हो। हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू से हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू की तरफ बढ़ोगे, पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू की तरफ बेटा बढ़ते हैं। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का सीक्वेंस होता है, ध्यान रखना। कुछ पल्ले पड़ा, कुछ बात समझ में आई। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऐसे बेटा चेंज होती है। तुमने याद कर रखा है कि नॉर्मली बाएं से दाएं आने पर बढ़ती है, लेकिन एक्सेप्शन आ गया बीच में, नाइट्रोजन आ गया, बेरिलियम आ गया, और फिर उधर नियान आ गया। अब नियान में तो मिलेगी थोड़ी, देना पड़ेगा, सबसे ज्यादा देना पड़ेगा, बेरिलियम में उससे कुछ कम देना पड़ेगा, नाइट्रोजन में उससे कुछ कम देना पड़ेगा, यहां से मिलना स्टार्ट हो जाएगी, इन सबकी माइनस में होती है। ये भाई माइनस का मतलब मिलना स्टार्ट हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया ना। अब यहां से एनर्जी मिलना स्टार्ट होगी, तो जिसमें जितनी ज्यादा एनर्जी मिलती है, हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी उतनी हाईएस्ट मानते हैं। दिमाग में रख के चलना। तुमने कहा सर हम सेकेंड पीरियड के बजाय थर्ड पीरियड लेना चाहते हैं, तुमने कहा जरा थर्ड पीरियड से लेके दिखा दिए, लो देख लो, एक और देख लो। थर्ड पीरियड में बेटा यहां पर लिथियम के बाद क्या आता है, सोडियम, यहाँ बेरिलियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम, यहाँ बोरान के बाद क्या आता है, एल्युमिनियम,
कार्बन के बाद क्या आता है सिलिकॉन, नाइट्रोजन के बाद क्या आता है फास्फोरस, ऑक्सीजन के बाद क्या आता है सल्फर, क्लोरीन, और यहाँ पे नियान के बाद बेटा क्या आता है आर्गन। पहले याद कर लो मैग्नीशियम की +67 और आर्गन की बेटा जो होती है वो प्लस कितनी बताई थी 96, दो की तो प्लस में हो गई। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला एलिमेंट होता है क्लोरीन। हालांकि होना चाहिए था फ्लोरीन, लेकिन होता क्लोरीन। अभी एक्सेप्शन है, बाद में बता देंगे। अब मान लो बेटा उसने कहा कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऑर्डर में लगाओ। अच्छा, कुछ बच्चे सोचते हैं हमें कुछ जुगाड़ सिखा दिया जाए, आंसर हमारा आ जाए। कुछ जुगाड़ नहीं होता है इसका। कुछ टीचर बताते हैं बेटा हम ट्रिक सिखा रहे हैं, ट्रिक। तो ट्रिक तो यार जादूगर सिखाता है, हम कोई जादूगर थोड़ी है। ये नौटंकी थोड़ी चल रही है यहाँ पे कोई की तुम्हें ट्रिक सिखा दें कर दें। ट्रिक सारे फेल हो जाते हैं एग्जाम में। जो बहुत ही घटिया टाइप के 2 कौड़ी के सवाल होते हैं उसमें भले वो ट्रिक अप्लाई हो जाए। अब यही सवाल आ जाए कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऑर्डर में लगाओ, जो ट्रिक वाले लोग हैं ना वो फेल हो जाएंगे, खाली घंटा बजाते जाएंगे फिर वो। तो ट्रिक भी कुछ नहीं, पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर बाद में कुछ समरी करके आपको बता दिए जाते हैं पॉइंट। इतना याद रखो, एग्जाम के लिए जब रिवीजन करने जाओ तो वो 4-6 पॉइंट पढ़ के जाओ तो थोड़ा तुम्हारा ठीक रहेगा। अब उसे ट्रिक नहीं कहते हैं, वो आपकी पूरा सारांश होगा उसका, उसकी पूरी समरी होगी, है ना। चलो खैर, अब मुझे बताओ, अब इसमें भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। एक्सेप्शन में पहला पॉइंट तुम्हें बता ही चुका था मैं। अब मैं एक्सेप्शन में तुम्हें दूसरा पॉइंट बताता हूं। एक्सेप्शन में बेटा दूसरा पॉइंट ये है, 14th ग्रुप की इलेक्ट्रॉन गेन। देखो अच्छा, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, बढ़नी चाहिए। आर्गन छोड़ दो तो इनर्ट गैस है। अल्युमिनियम से ज्यादा सिलिकॉन की, सिलिकॉन से ज्यादा फास्फोरस की, फास्फोरस ज्यादा सल्फर की, सल्फर ज्यादा क्लोरीन की। मतलब क्लोरीन सबसे ज्यादा एनर्जी निकालेगा, सल्फर उससे कम निकालेगा, फास्फोरस उससे कम निकालेगा, ये उससे कम निकालेगा, ये उससे कम निकालेगा, वगैरह वगैरह। ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक दूसरा एक्सेप्शन बताएं, 15th ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं, नाइट्रोजन तो छोड़ ही दो, तो प्लस में था ही। जो 15th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 14th ग्रुप से थोड़ी कम होती है। फास्फोरस का एटॉमिक साइज सिलिकॉन से छोटा होता है, तो जब साइज छोटा होगा तो फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सिलिकॉन से होनी क्या चाहिए बेटा, ज्यादा, लेकिन होती क्या है, कम। सुनो मैं क्या लिख रहा हूं, डेल्टा H Eg1 ऑफ 14th ग्रुप एलिमेंट इज हायर देन मतलब ज्यादा एनर्जी निकलती हो, हायर देन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट। आपको रीजन भी बता दूं, ड्यू टू एग्जैक्टली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट। 15 ग्रुप एलिमेंट के बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हाफ फील्ड होते हैं। फास्फोरस क्लास में P3 आएगा, 3P3, आर्सेनिक आएगा नीचे 4P3 आएगा, एंटीमनी आएगा 5P3 आएगा, है ना। सब क्लास में P3 आता है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एग्जैक्टली हाफ फील्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी थोड़ी कम होगी, हाफ फील्ड है ना, स्टेबल है। और जब इतनी भी कम नहीं की प्लस हो जाए, हाँ, लेकिन थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो जाती है, तो जितनी एनर्जी इसे निकालना चाहिए था उससे थोड़ी कम निकालता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा जैसे एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे ये सिलिकॉन है तो सिलिकॉन की ज्यादा होगी और इसके बाद फास्फोरस आएगा। फास्फोरस के बाद क्या आता है, आर्सेनिक आता है, यहाँ पे एंटीमनी आता है। सिलिकॉन के बाद क्या, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन आता है ना, ऐसे होता है। ये 14 ग्रुप है, ये 15 ग्रुप है। होना चाहिए था इसका उल्टा, लेकिन हुआ ये क्योंकि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी में थोड़ा घमंड होता है। उनको लगता है हमारा आउटर मोस्ट सबसेल जो है हाफ फील्ड है तो थोड़ा हम ज्यादा स्टेबल है, इसलिए आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा भाव नहीं देता है वो। तो जितनी एनर्जी उसको निकालनी चाहिए थी उससे काफी कम निकालता है, और उसका फायदा कौन उठा लेता है, ये वाले।
तो इसका मतलब बताओ जरा ऑर्डर क्या होगा पॉजिटिव से। अच्छा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है क्लोरीन की, पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम होती है 349 किलो जूल, कुछ किताब में 348 भी लिखा है। और उसके बाद बेटा क्या आएगा, सल्फर। सल्फर की -200 होती है, मैं मुझे याद है इसलिए बता दे रहा हूं, सबकी मुझे याद भी नहीं है वैसे। और फास्फोरस जो है ये अब नहीं आएगा। फास्फोरस और सिलिकॉन में एक्सेप्शन हो गया ना, पहले 14th आएगा, बाद में 15th आएगा, अब सिलिकॉन आएगा। इसकी माइकल से 114 के आसपास होती है और फास्फोरस की -73 होती है। अब अल्युमिनियम और सोडियम में भी एक्सेप्शन होता है, लेकिन वो आप याद मत करें। अल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -50 होती है और इसकी -53 होती है। लेकिन इतना माइन्यूट क्वेश्चन पूछा नहीं आता, लेकिन मैं चूंकि वैल्यू की बात है तो मैं बता रहा हूं, ये -50 होता है, ये -53 होता है। तो इसका मतलब सोडियम और अल्युमिनियम में भी गड़बड़ है। सोडियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से थोड़ी सी ज्यादा है। इसका मतलब जब तुम सोडियम में इलेक्ट्रॉन जोड़ने गए तो उसने जल्दी एक्सेप्ट किया, अल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉन जोड़ने गए तो उतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया। जल्दी करता तो एनर्जी ज्यादा नहीं निकलता। सुनो क्यों, क्योंकि सोडियम के लास्ट में क्या होगा, 3s1 होगा ना। सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन 3s1 होगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात, इसको पता है कि हम स्टेबल हो जाएंगे 3s2, इसलिए थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सोडियम की ज्यादा होती है बेटा अल्युमिनियम से। ये भी एक एक्सेप्शन टाइप का हो गया। और उसके बाद क्या आएगा, ये मैग्नीशियम आएगा और फिर लास्ट में आएगा यहां पर आर्गन। ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है थर्ड पीरियड के लिए। कुछ मजा आ रही है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब जरा समझो आप, हमने कितने एक्सेप्शन बताया। पहला एक्सेप्शन क्या बताया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, इनर्ट गैसेस की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस होती है। दूसरा पॉइंट क्या बताया है मैंने कि 14 ग्रुप एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 15 ग्रुप एलिमेंट से स्लाइटली हायर होती है। क्यों, क्योंकि 15 ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन स्टेबल होता है, हाफ फील्ड होता है, इसलिए आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा अट्रैक्शन फील नहीं करते हैं। फिर हमने बताया सोडियम और एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम की -50 किलो जूल होती है, सोडियम की 53, जबकि एल्युमिनियम का साइज छोटा है तो इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, इसकी कम होनी चाहिए थी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सोडियम का भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3s1 है। वो चाहता है कि अगर एक मुझे मिल जाए तो हम 3s2 हो जाएं, इसलिए सोडियम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजिली देन एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के कंपेरिजन में सोडियम जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। बात समझ में आ रही। तो ये बेटा खास पॉइंट है। तो आपने ये थर्ड जो पीरियड इसका भी देख लिया, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जरा हम ग्रुप के बारे में थोड़ा बताएं तुम्हें। अब जब हम एक्सेप्शन की बात कर ही रहे हैं तो कंप्लीट बात कर ले बेटा, तब हम रुक जाएंगे, तो लंबा लेक्चर हो गया। तो 2-3 घंटे तो नॉर्मल बात होती है ना यार। देखो, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, अगर आप सिलेक्शन चाहते हो IIT में, मेडिकल में, डॉक्टर MBBS डॉक्टर बनना चाहते हो, IITN NITN बनना चाहते हो, तो आपको कम से कम 6-7 घंटे बैठने की सीटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। एक बार में 6-7 घंटे तक भी पढ़ने की क्षमता तुम्हारी होनी चाहिए। अगर घर में फ्री हो, कोई कहीं कोचिंग जा रहे हो, तब भी 5-6 घंटे तो पढ़ने चाहिए। इससे कम पढ़ रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, याद रखना। तो खैर तुम कहोगे सर हम बहुत कम पढ़ के कर लेते हैं, भैया तुम्हारी माया है, हम नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 6-7 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। अब सुनो जरा, हम ग्रुप में आ रहे हैं एक्सेप्शन में। अब हम एक्सेप्शन में तीसरा पॉइंट ले रहे हैं, वो एक्सेप्शन के पॉइंट चल रहे हैं। ये बेटा 16th ग्रुप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और ये बेटा पोलोनियम है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा होती है -141 किलो जूल, सल्फर की होती है 200 किलो जूल, इसकी 195 किलो जूल, इसकी 190 होती है, इसकी भी 175 के आसपास होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अजीब बात है। जब आप नीचे आओगे 16 ग्रुप में, तो बेटा नीचे आने पे तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज में तो कोई एक्सेप्शन है नहीं। नीचे आने पे एटॉमिक साइज लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटेगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की क्या होनी चाहिए थी, हाईएस्ट।
इसके साथ बड़ा सेटबैक हो गया, इसके साथ बड़ा दुखद घटना घट गई। ऑक्सीजन सबसे छोटा एलिमेंट है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए थी मैक्सिमम, और इस पूरे ग्रुप में हो जाती है मिनिमम। होनी चाहिए थी मैक्सिमम, हो जाती है मिनिमम। अभी एक्सप्लेन करेंगे। देखो बेटा, ये सल्फर है, मैक्सिमम हो गई, सल्फर की मैक्सिमम हो गई। उसके बाद बेटा सेलेनियम आया, उसके बाद टेलुरियम आया, उसके बाद पोलोनियम आया, और लास्ट में ऑक्सीजन आया। ऑक्सीजन की कितनी भयंकर बेइज्जती हो रही है, घनघोर बेइज्जती हो गई। ऑक्सीजन इतना अच्छा एलिमेंट है, जिंदगी के लिए जरूरी भी है, और ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक साइज छोटा है, उसकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होनी क्या चाहिए थी, ज्यादा, लेकिन अपने ग्रुप में मिनिमम होती है। कुछ लोग कहते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी केवल सल्फर से कम होती है, सल्फर से नहीं, अपने ग्रुप में सबसे कम होती है। तुमको वैल्यू बता दी मैंने, किताब में देख लेना वैल्यूज। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी मिनिमम होती है अपने ग्रुप में। ऐसा क्यों हुआ, ये अभी हम 2 मिनट बाद एक्सप्लेन करते हैं। ऑक्सीजन ने ऐसा क्या पाप कर दिया कि इसकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी एकदम से इतनी कम हो गई। होनी चाहिए थी, जिसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए तो उसकी सबसे कम हो गई। पता चला घर में तुम्हारी इज्जत सबसे ज्यादा होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा बेइज्जती करना कोई स्टार्ट कर दे। ठीक है, उल्टा हो गया, वही बात है। अब एक और बताते हैं, चौथा एक्सेप्शन। अगर बेटा ये 17th ग्रुप लो तुम, अगर आप 17 ग्रुप लेंगे तो इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन आते हैं। तो यार इसमें भी एटॉमिक साइज नीचे आने पर बढ़ रहा है, कोई एक्सेप्शन तो है नहीं। जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। कायदे से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन बेटा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। क्लोरीन ऊपर पहुंच जाता है, फ्लोरीन नीचे आ जाता है। फ्लोरीन इस बार सबसे नीचे नहीं आ पाता, जैसे ऑक्सीजन सबसे नीचे आ गया था ना, ये सबसे नीचे नहीं आता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन के मैंने वैल्यू बताई थी 349 किलो जूल, और उसके बाद बेटा फ्लोरीन की 328 किलो जूल है ना, और उसके बाद जैसे होता वैसे रहेगा, ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, फिर एस्टेटीन की। तो चौथा एक्सेप्शन क्या मिल गया। तीसरा एक्सेप्शन क्या मिला था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज मिनिमम इन इट्स ग्रुप, इज मिनिमम इन 16th ग्रुप। और यहां बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट का मतलब 1 ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। क्लोरीन के कंपेरिजन में फ्लोरीन की कम हो गई, लेकिन होनी तो ज्यादा चाहिए थे ना, फ्लोरीन का एटॉमिक साइज छोटा है। इसका मतलब बेटा ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन बड़े दुख के मारे हैं। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कुछ बहुत बड़ा घपला हुआ है। इसका मतलब कि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए थी ज्यादा, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए थी ज्यादा, लेकिन हो गई है कम। तो जरा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की ये वैल्यूज एबनॉर्मल क्यों है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की वैल्यू बेटा जो है वो एबनॉर्मल क्यों है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं जरा। ठीक है ना, हमने यहां लिख दिया एबनॉर्मल वैल्यूज ऑफ डेल्टा एच ईजी 1 ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। सुनो बेटा, इसका रीजन क्या है। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के बाहर ये फर्स्ट सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सेकेंड सेल में बेटा ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है ना। अरे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी 2 6 होता है ना, या 1s2 2s2 2p4 होता है, 1s2 2s2 2p4। ये बेटा यहां पे फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 9 क्या होता है इसका 2 7, मतलब 1s2 2s2 2p5। ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड सेल में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन है। मतलब यहां P में 5 इलेक्ट्रॉन है, यहां P में 4 इलेक्ट्रॉन है। और इनका एटॉमिक साइज तो छोटा है, ये इनका बेटा एटॉमिक साइज स्मॉल है, कॉम्पैक्ट साइज है ना इनका, बहुत कॉम्पैक्ट साइज होता है। इसका भी एटॉमिक साइज क्या है,
स्मॉल है। इसका मतलब ऑक्सीजन और फ्लोरीन का एटॉमिक साइज बहुत छोटा होता है, और एटॉमिक साइज छोटा होने की वजह से जो इनके अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्पेशली जो पी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनमें आपस में रिपल्सन होता रहता है। उस रिपल्सन को क्या बोलते हैं? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। खास करके पी इलेक्ट्रॉनों में, आप चाहो तो सेकंड सेल के इलेक्ट्रॉनों में भी बोल सकते हो, या सारे इलेक्ट्रॉनों में भी बोल सकते हो, लेकिन स्पेशली पी इलेक्ट्रॉन बोलना ज्यादा सुटेबल रहता है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन और फ्लोरीन का एटॉमिक साइज छोटा होने की वजह से इसका जो पी ऑर्बिटल्स, देखो यहाँ सेकंड सेल में 6 लोग रह रहे हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं। मान लो तुम्हारे घर में 2 कमरे हैं, मान लो, हो सकता है बहुत ज्यादा कमरे हो, बड़े पैसे वाले घर के हो गए। पहले तुम्हारे घर में 2 कमरे हैं, और एक कमरे में तो माँ बाप के लिए है, और दूसरे कमरे में 6 भाई बहन रह रहे हैं, दूसरे कमरे में 7 भाई बहन रह रहे हैं। तो क्या उनमें आपस में मारपीट होना स्वाभाविक नहीं है क्या? मारपीट क्या पता, रोज ही कुछ न कुछ होता रहता है, किसी के हाथ पैर भी टूट सकता है गुस्से में। 5-6 लोग एक ही कमरे में रह रहे हैं तो मारपीट होना तो है ही है, और समझदार लोग भी नहीं, भाई बहन सब रह रहे हैं तो खूब आपस में झगड़ा लड़ाई होता है। इनका मतलब उसमें आपस में रिपल्सन होता है। और उसी बीच तुम्हारा कोई रिश्तेदार का लड़का आ जाए, 6 लोग एक कमरे में रहते हैं, एक रिश्तेदार और आ जाए, तो क्या उस आने वाले रिश्तेदार के लिए तुम ज्यादा अट्रैक्शन फील करोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले से रिपल्सन हो रहा है, तुम लोग खुद ठीक से नहीं रह पा रहे हो, और एक आध लोग बाहर से और आ जाए तो तुम नहीं चाहोगे। अब हिंदुस्तान का आदमी मना नहीं कर पाता कि ठीक है आके तुम भी रह लो, लेकिन मनी मन रिपल्सन तो फील करोगे, यार ये कहां से आ गया, हम लोग को ऐसी दिक्कत एक और आ गए, समस्या पैदा कर दी है ना। तो इसका मतलब आने वाले मेहमान के लिए तुम ज्यादा रिपल्सन, ज्यादा अट्रैक्शन फील नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि खुद ही आपस में क्या हो रिपल्सन। मान लो तुम्हारे घर में तुम्हें मार पड़ रही हो, तुम्हारे ऊपर लात गुस्से चल रहे हो, पिताजी चला रहे हो, और क्या तुम चाहोगे उसी समय तुम्हारा कोई तो दोस्त घर में आए? क्या तुम उसको दिखाना चाहते हो कि मैं मार पड़ती घर में? नहीं। जब तुम गरियाए जा रहे होगे, जब तुम्हें मार पड़ रही हो घर में, तो किसी कारण से भी अक्सर हो जाता है, तो भाई सबके साथ होता है, हम लोग बच्चों ने बहुत मार खाए, तो उसी समय कोई दोस्त आ गया, तो अब तुम नहीं चाहोगे वो दोस्त घर के अंदर भी आए। ऐसे तो तुम दोस्त के लिए अट्रैक्शन फील करते हो, आओ बैठो, लेकिन जब मार पड़ रही हो घर में, जब तुमको गाली गलौज चल रहा हो तुम्हारे साथ, तो फिर उस दोस्त के लिए तुम ज्यादा अट्रैक्शन फील नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि जानते हो हमारे घर के अंदर की बात जान जाएगा वो, है ना। तो इसलिए तुम उसके लिए ज्यादा अट्रैक्शन फील नहीं करोगे। बस इनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन का एटॉमिक साइज क्या होता है? छोटा होता है, और एटॉमिक साइज छोटा होने की वजह से इसके जो पी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का लेवल बहुत हाई होता है, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का लेवल हाई होने की वजह से जब इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन आता है, जब इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये उतना अट्रैक्शन नहीं फील करते जितना फील करना चाहिए था। ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हाई हो जाती, इसकी भी हाई हो जाती है, लेकिन उसने ज्यादा अट्रैक्शन फील ही नहीं किया। तो जब ज्यादा अट्रैक्शन नहीं फील करेगा, रिपल्सन करेगा, इतना भी रिपल्सन नहीं कि वैल्यू पर पॉजिटिव हो जाए, रहती नेगेटिव ही है, मतलब एनर्जी रिलीज ही होती है, लेकिन जितना होना चाहिए तो उससे कम हो जाता है। तो इसका रीजन क्या हुआ? मैं लिख देता हूं, ड्यू टू स्मॉलर साइज, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एटम्स, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एटम्स, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन टेक्स प्लेस ब्रैकेट में बिटवीन पी इलेक्ट्रॉन्स, स्पेशली पी इलेक्ट्रॉन, नहीं लिखा होगा तब भी चलेगा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन टेक्स प्लेस बिटवीन पी इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर, इसलिए these elements, therefore these elements do not feels much attraction, या जितना अट्रैक्शन फील करना चाहिए उतना नहीं करते हैं, मच अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए वो उतना अट्रैक्शन नहीं फील करते हैं जितना करना चाहिए था। इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पीज की वैल्यू क्या होती है? थोड़ी से कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट देयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज वैल्यूज डेल्टा इज ईजी वैल्यूज आर लेस देन
एक्सपेक्टेड वैल्यू। समझ बात आ गई होगी। इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपनी नॉर्मल वैल्यू से कम होती है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा कुछ न्यूमेरिकल वाला भी आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं। एक मोल से इतनी एनर्जी निकलती है तो इतने एटम कितनी एनर्जी निकालेंगे, या एक मोल से है ना इतने ग्राम से इतनी एनर्जी निकल रही तो 2 ग्राम से कितनी, ये बहुत आसान टाइप के सवाल होते हैं। सवाल करा देंगे आपको, सारे एक साथ करा देंगे आईपी के, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के। सुन लिए, हम अब इसको समराइज करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बेटा कौन कौन से एक्सेप्शनल केसेस आए। पहला एक्सेप्शन ये आया कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन इनर्ट गैसेस की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। दूसरा बेटा एक्सेप्शन क्या आया कि 14 ग्रुप एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 15 ग्रुप एलिमेंट से ज्यादा होती है। वो इसलिए क्योंकि 15 ग्रुप एलिमेंट में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल होता है, हाफ फील्ड होता है, इसलिए वो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा आकर्षण महसूस नहीं करते हैं, इसलिए 14 ग्रुप की ज्यादा हो जाती है। फिर हमने तीसरा बताया ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपनी पूरी फैमिली में मिनिमम होती है, होनी चाहिए तो मैक्सिमम। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम होती, जबकि फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए थी, क्लोरीन की ज्यादा हो गई। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन की क्यों कम हो गई वैल्यू, ये मैंने बता दिया। सोडियम और अलोनियम में बताया मैंने, सोडियम में चूंकि 3s1 है, वो चाहता है कि हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हम स्टेबल हो जाए, इसलिए वो थोड़ी ज्यादा एट्रैक्शन दिखा देता है, इसलिए उसमें एनर्जी 53 किलो जूल निकल जाती है, और एल्युमिनियम में थोड़ी सी कम निकलती है, लगभग 50 किलो जूल के आसपास। मैं वैल्यू के साथ बोल रहा हूं, ध्यान रखना। अब मुझे लगता है कि आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का लेक्चर आपका क्लियर हो गया होगा, 100% श्योर क्लियर हो गया होगा। अब आप क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन में कई बार ऑप्शन के हिसाब से भी करना पड़ता है, कई बार ऑप्शन गलत बना देते हैं, तो चारों ऑप्शन में जो बेस्ट होगा वही ले लीजिएगा। हकीकत तो यही है। अगर आपको ये सब समझ में आ गया हो तो आप हमारा जो केमिस्ट्री हाउस का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये चैनल एक्चुअली पैसा कमाने के लिए नहीं है वैसे, है ना, इसलिए हम बहुत ज्यादा इसका प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, कभी कभार बोल देते हैं। उसको ज्वाइन कर लेना ताकि उसका जो बेल आइकन उसको आप प्रेस कर दिएगा। क्यों? ताकि कुछ नया वीडियो में डालूं, अक्सर डालता रहता हूं, तो आपको कम से कम पता तो चल जाए कि ये पढ़ना है मुझे, वरना कई बार तुम ध्यान ही नहीं देते हो। तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तो कम से कम इतना ही दिमाग काम करेगा, लाओ सर ने ये लेक्चर डाला तो आज पढ़ ले, और जो लेक्चर डालेंगे उससे कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। तो अगर जब भी कोई चीज पढ़ी जाती, भले पहले से पढ़ा हो, तो आपको कोई ना कोई नया पॉइंट जरूर मिल जाएगा। तो आपने पहले से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ भी रखा हो, कई टीचरों से भी पढ़ा होगा, 11th-12th में पढ़ा होगा, और बहुत सारे बुक से पढ़ा होगा, फिर एक बार पढ़ लिया तो कम से कम रिवाइज हो गया। हो सकता है कि कोई नया पॉइंट भी आपको मिला हो। चलो अब इसके न्यूमेरिकल वाला करेंगे, बहुत आसान टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं, फिर मिलते हैं।